गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग प्रीति, हरेंद्र, आनंद, आंचल, संकेत, रमन, उमेश, राहुल, अभि, हरिओम, प्रीति, दीपिका, पवन, श्याम, गौरव, शिखा, निधि, पारुल, मयंक, शिवांगी, प्रियंका, प्रीति, आलोक, चंदन, राहुल, हरिओम, सुलभ, दीपिका, प्रिया, कीर्ति, आराधना, रमन, रोहन, सोनाक्षी, निशा, मयंक, शिवांग, प्रयक, पलक। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? हाँ जी। तो भाई हम पढ़ रहे थे पजल चैप्टर, और पजल चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि सैटरडे और संडे, है ना, ये जो 2 दिन आप लोगों को मिले थे, इन 2 दिन में 2 दिन में आपको लोगों को क्या करना था, है ना। पजल की जो मैंने 8 क्वेश्चन आपको कराए थे, बेसिकली जो 8 पजल मैंने आपको सॉल्व कराई थी, वो 8 पजल आपको सॉल्व करके आनी थी। टोटल हमने कितनी पजल सॉल्व करी है बाबू? 8। ये 8 पजल आपको सॉल्व करनी थी इन 2 दिनों में। मैंने कहा था कि आज का सेशन अटेंड करने से पहले, है ना, आप लोग इन पजल को सॉल्व जरूर कर लेना, 8 की 8 पजल को। और मुझे बेहद उम्मीद है कि आपने वो पजल सॉल्व कर ली होंगी, ऐसा हम मान सकते हैं। है तो सबसे पहले हमने बेटा जो पजल के क्वेश्चंस किए थे, वो वाले क्वेश्चंस थे, है ना, जो कि लिंकिंग पजल के क्वेश्चन थे। अच्छा, फिर हमने जो क्वेश्चन किए थे वो ग्रुपिंग पजल के क्वेश्चन थे, यानी कि हम पहली पजल में तो जो कॉलम बनाते थे वो कॉलम बनाते थे डेट, डेज या पर्सन के नाम का। और जो दूसरी पजल में हम कॉलम बनाते थे वो कॉलम बनाते थे ग्रुप का, है ना, ग्रुप का कॉलम बनाते थे हम। अब एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है ना, एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है जो लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों है, यानी कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो कॉलम बनाना पड़ेगा वो दूसरा। अगर पढ़ना है तो करियरवेल टीम से पढ़ो, औरों में क्या रखा है, रीजनिंग पढ़नी है तो पीयूष सर से पढ़ो, गैरों में क्या रखा। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों पजल का क्वेश्चन है। लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों पजल का क्वेश्चन है। और मेरे दोस्त, गुरु पूर्णिमा की आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आप मेहनत करें सच्ची लगन से, और आप अपने जीवन में हमेशा उन्नति करें। हम यही ईश्वर से कामना करते हैं इस गुरु पूर्णिमा पर आप सभी को सद्बुद्धि मिले, आप सभी मेहनती बने। हाँ जी। चलिए साहब, यहाँ पे कॉलम बेटा दोनों का बनाना। यहाँ पे ग्रुप का भी कॉलम बनेगा, यानी कि बंगलो का भी कॉलम बनेगा, है ना। और यहाँ पे पर्सन के नाम का भी कॉलम बनेगा, दोनों का कॉलम बनेगा। ठीक है। हाँ जी। एमटीएस का सिलेबस नहीं होगा कंप्लीट तो आप वीओडी से कर लेना। हाँ हाँ, क्लास आज थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, 7 या 8 मिनट क्लास आज लेट शुरू हुई है। गर्मी के चलते, गर्मी बहुत है ना, इस चक्कर में।
चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान देखो। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं आजकल आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा बदलता जा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट पजल के थोड़े से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने लगे हैं आजकल। ठीक है, पहले नहीं पूछे जाते थे सीटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चन, लेकिन आजकल सीटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने लगे हैं, है ना। इसीलिए हमें तैयार रहना चाहिए। लाइव क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप ये सारे क्वेश्चन करोगे, भले ही आप बाद में प्रैक्टिस ना करो, लेकिन एटलीस्ट लाइव क्लास में तो आप खुद को प्रैक्टिस, मतलब लाइव क्लास में आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, और मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम भी दूंगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने हो आपको सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, हाँ, ये वर्ड फॉर्मेशन डिक्शनरी जम्बलिंग एक ही टॉपिक में मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं ये। चलिए साहब, 7 दोस्त हैं, 7 मित्र हैं, RM के PL VW, 3 अलग अलग बंगलों में रहते हैं XYZ। तो यहाँ पे बंगलों का कॉलम बन जाएगा XYZ। ठीक है, यहाँ पे बंगलों का कॉलम बन जाएगा XYZ, और यहाँ पे जो मित्र हैं उनके नाम हम लिख देंगे RM के PLWB। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों के नाम लिख दिए और मैंने बंगलो, ठीक है, दोनों का कॉलम बना दिया। अब कॉलम मेथड आपको सॉल्व करना बहुत बेहद अच्छे से आता है। राइट हैंड साइड पे वो इन्फॉर्मेशन जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड में वो इन्फॉर्मेशन जो फेवर में नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है W likes orange and lives in bungalow Y with only P। देखो, W likes orange, W को ऑरेंज पसंद है। ठीक है, W को ऑरेंज पसंद है। W likes orange and lives in bungalow Y, और Y बंगलो में W रहता है with only his best friend P, with only P का मतलब समझते हो? Y बंगलो में और कोई नहीं रहता। विद ओनली P का मतलब पता है क्या है? Y बंगलो में इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता। Y बंगलो में सिर्फ ये दोनों ही रहते हैं। M lives in bungalow Z and likes fig। M lives in bungalow Z, M lives in bungalow Z and likes fig। ये सारी कंडीशन फेवर की है। M likes fig and lives in bungalow Z। Those who live in bungalow X, जो बंगलो X में रहते हैं, neither like apple nor grapes, ना तो इनको एप्पल पसंद है बाबू, ना ही इनको ग्रेप्स पसंद है ना। तो जो चीज पसंद नहीं है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। R and L do not live in bungalow X। देखो, R और L दोनों ही X बंगलो में नहीं रहते। अगर R और L X बंगलो में नहीं रहते तो बेसिकली R और L कहाँ रहेंगे? सर ये X में तो रहते नहीं है। अच्छा, Y में रह नहीं सकते R और L, क्योंकि Y तो कंप्लीट हो गया, तो 100% R और L रहेंगे Z बंगलो में। अच्छा, कम से कम 2 हर बंगलो में होने चाहिए, तो बाकी के जो दोनों बचे वो X बंगलो में है। कौन कौन बच गए बेटा? बच गया के एंड बी। तो के और बी एक्स बंगलो में रहेंगे, तो एक्स बंगलो भी कंप्लीट हो गया, जेड बंगलो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, के और बी को एप्पल ग्रेप्स नहीं पसंद। के को ना तो एप्पल पसंद है और ना ही ग्रेप्स पसंद है। बी को भी ना तो एप्पल पसंद है ना ही ग्रेप्स पसंद है, क्योंकि ये एक्स बंगलो में रहते हैं। एक्स बंगलो वालों को एप्पल और ग्रेप पसंद नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए आगे वीडियो बढ़ा के देखोगे तो डिक्शनरी के बाद बाकी के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। के इज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ आर एंड शी डजंट लाइक वाटरमेलन। देखो, के इज द फास्ट फ्रेंड ऑफ आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड शी का मतलब क्या है? के फीमेल है, के फीमेल है। एंड डजंट लाइक वाटरमेलन, और इसको वाटरमेलन भी पसंद नहीं है, तो वाटरमेलन को भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। के फीमेल है तो बेटा बी कौन हो गया? बी मेल हो गया, क्योंकि हर बंगलों में सिर्फ एक लड़की है, टोटल 3 लड़की है। एल लाइक्स पाइनएप्पल, एल को पाइनएप्पल पसंद है, एल को पाइनएप्पल पसंद है। नोगल लाइक ऑरेंज, किसी लड़की को ऑरेंज नहीं पसंद, यानी कि डब्लू कौन है? लड़का, यानी कि डब्लू कौन है? लड़का, तो पी लड़की हो गई। डब्लू लड़का तो पी लड़की हो गई। एंड वन ऑफ देम लाइक एप्पल, किसी एक लड़की को एप्पल पसंद है। आर डजंट लाइक ग्रेप, बेटा आर को ग्रेप नहीं पसंद। अच्छा, अब बाबू मुझे एक बात बताओ, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ये इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर ली। अब इसी इंफॉर्मेशन से हम अपना क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करें? ये बताओ, ग्रेप किसको पसंद है? ग्रेप्स किसको पसंद है?
ग्रेप्स आर को पसंद नहीं है, ग्रेप्स एम को पसंद नहीं है, ग्रेप्स के को भी पसंद नहीं है, ग्रेप्स एल को नहीं पसंद, डब्ल्यू को नहीं पसंद, ग्रेप्स बेटा बी को भी नहीं पसंद। तो डेफिनेटली जो ग्रेप्स पसंद होंगे वो के को पसंद होंगे, के अलावा किसी को नहीं पसंद होंगे। अच्छा ये बताओ एप्पल किसको पसंद है? एप्पल ग्रेप्स हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत कर दिया हमने। ग्रेप्स के को नहीं पसंद, ग्रेप्स पसंद होंगे डेफिनेटली पी को। अब बताओ एप्पल किसको पसंद है? सर एप्पल के को भी नहीं पसंद है, एप्पल बी को भी नहीं पसंद है, एप्पल के और बी किसी को नहीं पसंद है। तो डेफिनेटली जो एप्पल पसंद होगा वो पसंद होगा आर को। डेफिनेटली जो एप्पल पसंद होगा वो आर को पसंद होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा वाटरमेलन के को नहीं पसंद है। अगर वाटरमेलन के को नहीं पसंद है तो वाटरमेलन किसको पसंद होगा? वाटरमेलन पसंद होगा बी को, वाटरमेलन बी को पसंद होगा। और बचा क्या? मैंगो। बचा क्या? मैंगो। और किसी एक लड़की को एप्पल पसंद है तो आर लड़की हो गई, तो एम और एल दोनों लड़के हो गए, एम और एल लड़के हो गए। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। हमने बंगलो भी कंप्लीट कर दिया, हमने ये भी बता दिया किसको क्या पसंद है। ठीक है जी। हाँ जी। बेटा एल को तो ऑलरेडी पाइनएप्पल पसंद है, तो ग्रेप कैसे पसंद हो सकता है एल को? ये बताओ। एल को तो ऑलरेडी पाइनएप्पल पसंद था। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग दोनों पजल इसमें शामिल थी। अब हम चलते हैं बेटा कंपैरिजन पजल पर। ये पजल, अच्छा कंपैरिजन पजल से पहले मैं एक फ्लोर पजल का क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा। कंपैरिजन पजल से पहले एक फ्लोर पजल का क्वेश्चन हम करना चाहेंगे, इजी वाला। ये बेटा बैंक पीओ वाला नहीं है फ्लोर पजल, ये इजी वाला क्वेश्चन है फ्लोर पजल का, जो हमारे बाकी के एग्जाम्स में आ सकता है। अच्छा फ्लोर पजल का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? बड़ा आसान है। कॉलम बनाएंगे बेटा यहाँ पे फ्लोर का। एक इमारत में 1 से 7 नंबर की मंजिलें इस तरह की हैं कि भूतल नंबर पर 1, इसके ऊपर 2 और उसके क्रम बढ़ता जाता है। सबसे ऊंची मंजिल पर नंबर 7 है। यानी कि इस तरीके से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं लाइक दिस। 7वां फ्लोर, छठा फ्लोर, 5वां फ्लोर, चौथा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, दूसरा, पहला। तो जो फ्लोर पजल का क्वेश्चन है उसको इस तरीके से सॉल्व करना है कॉलम बनाकर। अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी पॉसिबिलिटी बना लेना। ये फ्लोर पजल का बेटा आसान क्वेश्चन है, ये फ्लोर पजल का आसान क्वेश्चन है। मैं ऑफलाइन वीडियो देखता हूँ, आप बढ़िया पढ़ाते हैं, इसलिए आपको थैंक्स बोलने के लिए लाइव आया हूँ। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। हाँ जी। रीजनिंग पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। बनाओ बनाओ इस क्वेश्चन को। ये फ्लोर पजल का बेटा आसान वाला क्वेश्चन है, टफ वाला क्वेश्चन नहीं है। Good evening, sir. I am your reasoning special student. I got selected in MP Group 2, Subgroup 4, and Patwari to the post of Junior Marketing Invigilator by getting first rank in Indore district in this particular post. Arey wah, congratulations, sir. I want to thank you for guiding me to the final selection as I scored 23 marks in reasoning out of 27 in my exam. Thank you so much, sir. Hmm. आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके जैसा टीचर मिलना आसान नहीं सर। अच्छा हुआ कि मेरे भैया कहीं भटकने नहीं दिए। सर मेरे मामा का सीजीएल में ऑडिटर पोस्ट मिला है। मेरे मैसेज आप तक क्यों नहीं जाता? हाँ, ये क्वेश्चन जो आप कराते हैं आपकी बुक में है, बिल्कुल है।
तुम क्वेश्चन बनाओ बेटा, फ्लोर पजल का आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है ये इजी क्वेश्चन है फ्लोर पजल का। बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, पॉसिबिलिटी बने तो पॉसिबिलिटी बनाना, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। पहला पॉइंट है, ए चौथी मंजिल पर रहता है। ए जो है वो चौथी मंजिल पे रहता है, तो चौथी मंजिल पे कौन रहता है? चौथी मंजिल पे ए रहता है। ई एफ की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है। ई जो है ना वो एफ के ठीक नीचे है। एफ के ठीक नीचे कौन है? एफ के ठीक नीचे ई है। एफ के ठीक नीचे कौन है? ई। एफ या तो दूसरी या सातवीं मंजिल पे नहीं रहता बेटा, एफ ना तो दूसरी पे रहता है ना सातवीं पे रहता है। अब आप ये सोच समझ के बताओ, अगर एफ दूसरी सातवीं पे नहीं रहता, अगर एफ दूसरी सातवीं पे नहीं रहता तो एफ कहाँ कहाँ रह सकता है ये बताओ। अगर एफ दूसरी सातवीं पे नहीं रहता तो एफ कहाँ कहाँ रह सकता है? एफ पहली मंजिल पे रह सकता है? नहीं, क्योंकि इसके नीचे ई नहीं आ सकता। एफ दूसरी पे तो रह ही नहीं सकता। एफ तीसरी पे रह सकता है। एफ पांचवी पे नहीं रह सकता, उसके नीचे ई नहीं आ सकता। एफ छठी पे रह सकता है और एफ सातवीं पे तो रह ही नहीं सकता, मना किया हुआ है हमें। इसका मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास? दो पॉसिबिलिटी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी को हम बना लेंगे। मैंने कहा ना पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना लो, बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी बन जाती है। पॉसिबिलिटी बनने में टाइम नहीं लगता। तो जो एफ है वो या तो तीसरी मंजिल पे रहता है या छठी मंजिल पे। तो एक संभावना ऐसी बनाओ जिसमें एफ को तीसरी मंजिल पे डालो, और एक संभावना ऐसी बनाओ जिसको एफ को छठी मंजिल पे डालो। एफ से ठीक नीचे ई है, एफ से ठीक नीचे ई है, ठीक है जी। हाँ जी। सी किसी विषम नंबर वाली मंजिल पे नहीं रहता। अच्छा, सी अगर विषम मंजिल पे नहीं रहता, अगर सी विषम मंजिल पे नहीं रहता यानी कि सी जो है वो सम मंजिल पे रहेगा। अगर सी सम मंजिल अगर सी सम मंजिल पे रहेगा तो 2 4 6 8 पे रहेगा। तो बेटा 2 4 पे तो रह नहीं सकता, तो सी डेफिनेटली 6 पे है। 4 6 पे तो रह नहीं सकता, तो सी डेफिनेटली 2 पे है, क्योंकि सी जो है वो सम संख्या वाली पे है। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए साहब। अच्छा, सी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे की मंजिल पर बी नहीं रहता, यानी कि सी के आसपास बी नहीं है, तो बी डेफिनेटली यहाँ है। सी के आसपास बी नहीं है तो बी डेफिनेटली यहाँ है। बी डेफिनेटली यहाँ है। जी ई की मंजिल से नीचे की किसी भी मंजिल पे नहीं रहता। बेटा जी ई से नीचे नहीं रहेगा, जी कभी भी ई से नीचे नहीं रहेगा, जी कभी भी ई से नीचे नहीं रहेगा, यानी कि ये संभावना गलत, ये संभावना गलत हो गई। जी ई की मंजिल से नीचे किसी भी मंजिल पर नहीं रहता, तो जी ई से ऊपर रहेगा, या तो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा। कोई पॉइंट हम छोड़ चुके हैं क्या? है ई एफ की मंजिल के एकदम नीचे रहता है। एफ दूसरी या सातवीं मंजिल पे नहीं रहता। सी किसी भी विषम संख्या वाली मंजिल पे नहीं रहता, है ना। सी की मंजिल के आसपास बी की मंजिल नहीं है। डी सबसे ऊपर की मंजिल पे नहीं रहता। अच्छा, डी सबसे ऊपर नहीं रहता तो डी यहाँ नहीं, यहाँ रहेगा। डी सबसे ऊपर नहीं रहता तो डी यहाँ रहेगा, और बचा कौन? जी। ये संभावना, ये वाली संभावना गलत हो गई, मतलब सही हो गई। ये वाली संभावना सही हो गई, ये गलत हो गई। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी, और दो पॉसिबिलिटी बनाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था। अब हम चलते हैं बेटा कंपेयर। ये फ्लोर पजल बेटा दोबारा से हम पढ़ेंगे बैंकिंग लेवल तक की, लेकिन फिलहाल हमने यहीं छोड़ दिया फ्लोर पजल को, वो आसान सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं कंपैरिजन पजल पर। अच्छा, कंपैरिजन पजल भी कॉलम मेथड से ही करनी है। जैसे पी क्यू आर एस टी आर 6 स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट क्लास, डिफरेंट हाइट एंड वेट। तो यहाँ पे हाइट और वेट का कंपैरिजन है, तो हम क्या करेंगे? हाइट और वेट का कॉलम बनाएंगे। 6 लड़के हैं तो 6 नंबरिंग के कॉलम बना लो बेटा यहाँ पर, और यहाँ पे भी 6 नंबरिंग के कॉलम बना लो। अब एक चीज याद रखना बाबू, ऊपर आपको रखना है जो सबसे लंबा है, नीचे सबसे छोटा। ऊपर आपको रखना है जो सबसे भारी है, नीचे सबसे हल्का। यानी कि ये जो क्रम होना चाहिए ये घटता क्रम होना चाहिए, घटता क्रम। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। कौन सा ऑर्डर होना चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि ये सबसे
लंबा, ये सबसे छोटा, ये सबसे भारी, ये सबसे हल्का। अगर हाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आए तो उसको यहाँ लिखो, अगर वेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आए तो उसको यहाँ लिखो। बनाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से। भाई कोई ना कोई तो सीक्वेंस हमें एज्यूम करना ही था, तो हमने घटता हुआ सीक्वेंस ले लिया। कोई ना कोई तो लेना ही था। वो सबसे ऊपर है इसलिए सबसे लंबा, सबसे भारी, सबसे नीचे वाले को सबसे छोटा, सबसे हल्का मान लिया हमने। ऐसा लगता है कि सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़। अरे भाई रीजनिंग ही पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ लो सिर्फ। हम्म।
हाँ जी। चलिए साहब, तो अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है। यहां पर एक ओनली वर्ड आएगा ना, उस ओनली वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझना। ठीक है। जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं है। ये पता है क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे लंबा है ना वो सबसे भारी नहीं है, यानी कि ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, टी। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो। अगर आपने ये वाला पॉइंट समझ लिया तो क्वेश्चन खत्म। टी केवल पी से लंबा है, मतलब टी लंबाई की बात कर रहे हैं तो लंबाई का मतलब यहां पर टी केवल और केवल पी से लंबा है। टी केवल एक आदमी से लंबा है पी से, यानी कि बाकी सबसे छोटा है। तो बेटा ये बताओ टी का नंबर में क्या रखूं कि वो केवल और केवल पी से लंबा हो। टी का नंबर 5 रखना चाहिए क्योंकि वो केवल एक आदमी से लंबा है पी से। टी केवल और केवल पी से लंबा है और बाकी सबसे छोटा है। टी केवल और केवल पी से लंबा है और बाकी सबसे छोटा है। और जो टी है ना वो आर से हल्का है। अच्छा, टी आर से हल्का है, हल्का। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि केवल आर से हल्का है। उन्होंने बोला टी हल्का है तो टी नीचे आर ऊपर। टी जो है आर से हल्का है तो टी नीचे आर ऊपर। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि केवल आर से हल्का है। अगर बोलते ना केवल आर से हल्का है तो मैं ये यहां रख देता, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला केवल आर से हल्का है। क्यू एस और पी से लंबा है। अच्छा, क्यू जो है वो लंबा है तो क्यू ऊपर किससे लंबा है? एस और पी। पी से तो बेटा हर कोई लंबा है, पी का तो जिक्र ही मत करो। क्यू एस से लंबा है यानी कि क्यू ऊपर एस नीचे। और केवल और केवल टी और वी से भारी है, यानी कि क्यू केवल दो व्यक्ति से भारी है टी और वी से। अगर क्यू केवल दो व्यक्ति से भारी है तो क्यू का नंबर कितना होगा? 4। क्यू केवल दो व्यक्ति से भारी है टी और वी से, तो यहां पे कौन आएगा? यहाँ पे टी और वी आएंगे क्योंकि इन दो से भारी है और क्यू बाकी सबसे हल्का है। पी केवल और केवल एस से हल्का है, यानी कि पी केवल एस से हल्का है। पी केवल एस से हल्का है तो पी का नंबर 2 और ये केवल एस से हल्का है। ये कौन बचा? ये बचा आर, है ना। एस वी से लंबा है। अच्छा, एस किससे लंबा है? वी से। तो एस लंबा है, एस ऊपर वी नीचे। और क्यू सबसे लंबा नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर क्यू सबसे लंबा नहीं है तो क्यू नंबर 4 पे तो आ नहीं सकता क्योंकि उससे नीचे एस और वी। क्यू नंबर 3 पे भी नहीं आ सकता, उससे नीचे एस और वी। क्यू नंबर 1 पे आ नहीं सकता क्योंकि क्यू सबसे लंबा नहीं है, तो क्यू नंबर 2 पे आएगा, एस भी यहां आएगा। और ये कौन बचा? आर। ये कौन बचा? आर। ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अच्छा, टी वी से भारी है, टी वी से भारी है तो ये भी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हम अरेंजमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला वर्ड बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि केवल पी से लंबा है, केवल पी से भारी है ना। तो ओनली जो वर्ड है ना, केवल वर्ड, उसको समझना बहुत जरूरी है। बिना उसके नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। उसको समझ लिया तो बन जाएगा। चलिए साहब, पजल के एक ही क्वेश्चन को घर पे बार बार 2-3 बार सॉल्व करो, एक ही क्वेश्चन को। नए क्वेश्चन की जरूरत नहीं है।
देयर आर 5 men, अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल एंड हरीश. द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट. तो बेटा यहां पे जो कॉलम बनेगा वो हाइट और एज का कॉलम बनेगा. यहां पे किस चीज का कॉलम बनेगा? हाइट और एज का. हाइट और एज का. और टोटल कितने लोग हैं? टोटल 5 लोग हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? टोटल 5 लोग हैं. 1 2 3 4 5. और हाइट और एज का कॉलम बनेगा और टोटल 5 लोग हैं. 5 लोग लेफ्ट हैंड साइड में, 5 लोग राइट हैंड साइड में. ठीक है, 5 लोग लेफ्ट हैंड साइड में, 5 लोग राइट हैंड साइड में. हाइट वाली इंफॉर्मेशन को यहां लिखोगे, एज वाली इंफॉर्मेशन को यहां लिखोगे. ये सबसे लंबा, ये सबसे छोटा, ये सबसे उम्र में बड़ा, ये बुड्ढा, ये बालक. ठीक है. पहला पॉइंट है, जो कद में सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है. देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो सबसे लंबा है ना, ये जो 1 नंबर है, ये उम्र में सबसे छोटा नहीं हो सकता. मान लो यहां पर ए है, तो बेटा ये ए नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर. अगर ये अनुज है तो ये किसी भी कीमत पे अनुज नहीं हो सकता, क्योंकि जो उम्र में जो लंबा है ना सबसे, वो उम्र में सबसे छोटा नहीं हो सकता. कुणाल उम्र में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हरीश से बड़ा है. देखो ये उम्र की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां. और कुणाल ना केवल एक व्यक्ति से उम्र में बड़ा है, हरीश से. कुणाल केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, हरीश से. यानी कि कुणाल का नंबर 4 आएगा, हरीश का नंबर 5. क्योंकि जो कुणाल है ना, उम्र में सिर्फ एक ही से बड़ा है और बाकी सबसे छोटा है. क्योंकि ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा. तो कुणाल जो है केवल एक व्यक्ति से बड़ा है. अगर कुणाल को मैं यहां रख दूंगा तो ये 2 व्यक्ति से बड़ा हो जाएगा. कुणाल को यहां रख दूंगा तो 3 व्यक्ति से बड़ा होगा. कुणाल को यहां रख दूंगा तो ये 4 व्यक्ति से बड़ा हो जाएगा. लेकिन कुणाल सिर्फ एक व्यक्ति से बड़ा था, हरीश से. सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है. देखो उम्र की बात कर रहे हैं तो सौरभ बड़ा है, सौरभ ऊपर, राहुल नीचे, है ना. लेकिन लेकिन कद में छोटा है, लेकिन हाइट में उल्टा है. लेकिन हाइट में सौरभ छोटा है, राहुल लंबा है. कद में राहुल से केवल एक ही व्यक्ति लंबा है. अगर मैं कद की बात करूं तो राहुल से लंबा केवल एक व्यक्ति है, तो राहुल नंबर 2 पे आ जाएगा. राहुल से लंबा केवल एक व्यक्ति है. अनुज का कद सबसे कम है. कद में अनुज सबसे छोटा है, यानी कि नंबर 5 पे अनुज है. जबकि उम्र में सिर्फ सौरभ और राहुल से छोटा है. जबकि उम्र में अनुज सिर्फ 2 व्यक्ति से छोटा है, सौरभ और राहुल से छोटा है. तो ये अनुज हो गया और ये हो गए सौरभ और राहुल. ये बेटा एज हो गई कंप्लीट, है ना. केवल 2 पुरुष कद में सौरभ से छोटे हैं. देखो कद में सौरभ से छोटे 2 पुरुष हैं. कद में सौरभ से छोटे 2 पुरुष है, तो सौरभ का नंबर यहां आएगा, क्योंकि कद में सौरभ से छोटे 2 पुरुष है. अच्छा, हरीश जो सबसे छोटा है वो सबसे लंबा नहीं हो सकता. हरीश तो हरीश आ जाएगा नंबर 4 पे, और ये कुणाल हो गया. तो बाबू ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, है ना. ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई. ये हाइट हो गई, ये एज हो गई. ठीक है. इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा देखो पेशेंस चाहिए. क्या चाहिए? थोड़ा सा पेशेंस. अब ये क्वेश्चन आपके सामने है. अच्छा, ये जो पहले 3 लेक्चर है ना पजल के, देखो अभी तक कितने लेक्चर हो गए? 3 लेक्चर हो गए. आज तीसरा लेक्चर है पजल का. तो ये जो पहले 3 लेक्चर हुए हैं पजल के, पहले 3 लेक्चर, ये हर बच्चे को देखना है ना. पहले जो 3 लेक्चर हुए हैं ये हर बच्चे को देखना. मतलब कोई भी बच्चा इन 3 लेक्चर को इग्नोर नहीं करेगा, चाहे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो. अभी इसके बाद बेटा पजल में, है ना, आगे 3 लेक्चर और होने हैं. अब जो अगले 3 लेक्चर हैं वो बैंकिंग बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बाकी के बच्चे देख भी सकते हैं, लेकिन बैंकिंग वालों बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये पहले 3 लेक्चर तो हर बच्चे को देखना, चाहे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दो. पहले 3 लेक्चर हर बच्चे को देखने हैं. अब अगले 3 लेक्चर सिर्फ मतलब सिर्फ नहीं, बैंकिंग बच्चों को जरूरी है बहुत ज्यादा अगले 3 लेक्चर. बाकी कोई भी देखे, आप भी देखोगे. भले ही आप अगले 3 लेक्चर के क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस मत करना, लेकिन एटलीस्ट जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं उन क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस कर लेना.
मतलब लाइव क्लास में प्रैक्टिस कर लेना, भले ही बाद में मत करना अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट नहीं हो तो। बनाओ फटाफट से। हाँ जी, बनाया इस क्वेश्चन को। वीओडी सेक्शन के नोट्स भाई साहब इसी से काम आ जाएंगे, जो लाइव की क्लास पीएनजी है। हाँ जी, बनाओ बनाओ, इस क्वेश्चन को अगर आपने बना लिया तो मौज आ जाएंगे।
क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अब तक की 3 क्लासेस का निचोड़ है, निचोड़। एक सप्ताह में सोमवार से आरंभ करते हुए रविवार तक, है ना, मंडे से शुरू है, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे से शुरू करो बेटा और रविवार पे समाप्त कर दो। 6 व्याख्यान का आयोजन किया जाना है ना। 6 सब्जेक्ट हैं जो कि मंडे से संडे तक है ना। कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे, एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम डे, कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे, ये कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे गलत है, ऑफ द सेम वीक। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। पहला पॉइंट है कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं है, तो बेटा जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो कि कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं है। ठीक है जी। साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। साइकोलॉजी बेटा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तुरंत बाद है साइकोलॉजी। ये 2 सब्जेक्ट एक साथ आने हैं। स्टैट नॉट ऑन फ्राइडे, स्टैट बेटा फ्राइडे को नहीं है। देर इज 1 डे गैप बिटवीन स्टैट एंड आरएम। स्टैट और आरएम के बीच में ना 1 का गैप है, स्टैट और आरएम के बीच में 1 का गैप है। अगला पॉइंट, 1 डे प्रायर टू द शेड्यूल ऑफ इको देयर इज नो लेक्चर। 1 डे प्रायर टू द शेड्यूल ऑफ इको देयर इज नो लेक्चर। इको से पहले बेटा कोई लेक्चर नहीं है, इको से पहले ऑफ है, ऑफ, है ना। एंड ऑफ डे, मंडे इज नॉट द ऑफ डे, यानी कि ऑफ बेटा मंडे को नहीं हो सकता। यानी कि अब आप इस क्वेश्चन को कितनी भी बार पढ़ लो, है ना, आप इस क्वेश्चन को कितनी भी बार पढ़ लो, इससे ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलेगी इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ने पर कि मंडे को ऑफ नहीं है, कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे को नहीं है, स्टैट फ्राइडे को नहीं है, सैटरडे को कंप्यूटर साइंस नहीं है। इको से पहले ऑफ है, साइकोलॉजी से पहले ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट और आरएम के बीच में 1 का गैप है। अच्छा, अब आप ये डिसाइड करो कि स्टैट और आरएम के बीच में जो 1 का गैप है वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट है। मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, साइकोलॉजी, है ना, स्टैट, आरएम और इको और कंप्यूटर साइंस और ऑफ। ये मेरे पास टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। अब इन 7 में से बेटा इन दोनों के बीच में क्या आएगा? क्या स्टैट आरएम के बीच में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या साइकोलॉजी आ सकता है? सोच के बताओ, क्या स्टैट आरएम के बीच में इन दोनों में से कोई आ सकता है? सर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और साइकोलॉजी, इन दोनों में से कोई भी स्टैट और आरएम के बीच में नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। पूछो क्यों नहीं आ सकता? स्टैट और आरएम के बीच में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और साइकोलॉजी में से कोई भी नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और साइकोलॉजी दोनों एक दूसरे के नजदीक है। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ रख दिया तो साइकोलॉजी को नहीं रख सकते, अगर साइकोलॉजी रख दिया तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को नहीं रख सकते, यानी कि इन दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा, स्टैट आरएम के बीच में खुद स्टैट आरएम नहीं आ सकते। अच्छा, इको और ऑफ में से कोई भी स्टैट और आरएम के बीच में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इको को यहां रखूंगा तो ऑफ को नहीं रख सकता, अगर मैं ऑफ को यहां रखूंगा तो इको को कहीं नहीं रख सकता। तो इको और ऑफ में से तो डेफिनेटली इनके बीच में सीएस आएगा, कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब है ये तीनों लगातार आएंगे, स्टैट, सीएस, आरएम। अच्छा, अब स्टेट, सीएस, आरएम तीनों लगातार, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए, 5 और ये 2 हो गए, 7। हमारे पास टोटल 7 दिन है बेटा, 2 दिन ये, 2 दिन ये, 4 और 3 दिन ये, 7। ये बताओ स्टेट सीएसआरएम को क्या मैं यहां पे रख सकता हूं? सर, स्टेट सीएसआरएम को आप कभी भी यहां नहीं रख सकते क्योंकि बीच में कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस कभी भी ट्यूसडे को आ नहीं सकता, यानी कि ये संभावना गलत। क्या स्टेट सीएसआरएम को मैं यहां रख सकता हूं? अगर हम स्टेट सीएसआरएम को यहां पे रखते हैं तो इन दोनों के जो 2 पेयर हैं उनको नहीं रख पाऊंगा मैं भाई। इन दोनों को एक साथ रख दूंगा, फिर मैं ये दोनों एक साथ कहां रखूंगा? इसका मतलब ये नहीं हो सकते। क्या स्टेट सीएसआरएम यहां आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, एक संभावना मिल गई। क्या यहां आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते क्योंकि फिर मेरे पास ये 2 पेयर नहीं बचेंगे रखने के लिए, 3 ही अलग हो गए, 1 ही अलग हो गया। क्या स्टेट सीएसआरएम यहां आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि बीच में कंप्यूटर साइंस नहीं आ सकता, और बाकी स्टेट सीएसआरएम लगातार आ नहीं सकते। तो सिर्फ एक ही संभावना है स्टेट सीएसआरएम की यहाँ। इसके अलावा स्टेट सीएसआरएम 3 दिन में लगातार कहीं नहीं आ सकते। अब डिसाइड कैसे करोगे कि स्टेट को मुझे नीचे रखना है या ऊपर? बेटा नीचे स्टेट नहीं आ सकता फ्राइडे को, तो डेफिनेटली वेंसडे को स्टेट रखोगे
और ये बीच में कंप्यूटर साइंस, और ये क्या हो जाएगा, रिसर्च मेथड आरएम। तो स्टेट सीएसआरएम को मैंने यहां रख दिया। अच्छा, इको से पहले ऑफ, तो बेटा इको से पहले ऑफ यहां नहीं आ सकता है ना, क्योंकि मंडे को ऑफ नहीं है, तो इको से पहले ऑफ यहां आएगा, इको से पहले ऑफ। ठीक है, ये 2 दिन हो गए। अब ये 2 दिन बेटा यहाँ आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर और साइकोलॉजी, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो ये जो 13 क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, ये जो 13 पजल मैंने सॉल्व कराई हैं, 13 पजल भैया, टोटल हमने कितनी पजल सॉल्व कर ली, 13 पजल सॉल्व कर ली। ये 13 की 13 पजल बेटा हर एग्जाम के लिए है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, यूपीएससी हो, पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, ये 13 की 13 पजल, ये 13 की 13 पजल हर बच्चे को सॉल्व करनी है 3 बार लगातार। मतलब हर क्वेश्चन को आपको अपने घर पे 3 बार, कम से कम 3 बार सॉल्व करना है, कम से कम। ठीक है, कम से कम 3 बार आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहली 3 क्लास में हमने 13 पजल सॉल्व कर लिए हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। ठीक है, क्लरिकल से लेके पीओ तक, क्लरिकल से लेके ऑफिसर रैंक तक। लेकिन अगली 3 दिन जो हम पजल सॉल्व करेंगे, वो है तो सिर्फ बैंकिंग की पजल, लेकिन आप जितने भी स्टूडेंट हैं, सब बच्चों को वो लाइव क्लास देखनी है। भले ही बाद में आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करना, बाद में जो आपको प्रैक्टिस करनी है नॉन बैंकिंग स्टूडेंट को, वो सिर्फ इन 13 क्वेश्चन की करनी है ना। और जो बैंकिंग स्टूडेंट है, जो बाद की 3 क्लासेस हैं, उनमें जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उन हर क्वेश्चन की वो 5-5 बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।